नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे महानायक की कहानी के गहराई में उतर रहे हैं जिनकी वीरता और दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से बेहतर जानते हैं। वो मेवाड़ के वो शासक थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत की राजनीति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। बिल्कुल सही कहा। राणा सांगा का दौर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। वो सिर्फ एक असाधारण योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने राजपूताना को एकजुट करने का एक अभूतपूर्व एक यूनिक प्रयास भी किया। और वो भी ऐसे समय में जब बाहरी ताकतें, आप देखिए दिल्ली सल्तनत तो कमजोर पड़ ही रही थीं और नई शक्तियां उभर रही थीं। तो आज चलिए उनकी जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। उनके शुरुआती जीवन के कांटों भरे रास्ते से लेकर उनके शानदार सैन्य अभियानों तक और उस विरासत तक जो वो हमारे लिए छोड़ गए, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज उन्हें इतना असाधारण बनाती थी। तो कहानी शुरू होती है मेवाड़ के राजघराने से। राणा सांगा महाराणा रायमल और रानी रतन कुंवर के पुत्र थे, प्रसिद्ध सिसोदिया राजवंश के वंशज। 12 अप्रैल 1482 को उनका जन्म हुआ। लेकिन जैसा अक्सर शाही परिवारों में होता है, सिंहासन तक का उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि बेहद खतरनाक था। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका बचपन काफी चुनौतियों से भरा था। उनके पिता राणा रायमल उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में और उसके बाद भी उत्तराधिकार के लिए एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया था। सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज, जो काफी महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय भी थे, और जयमल, वो भी सिंहासन के दावेदार थे। अच्छा। और इसी भाई बंधु वाले संघर्ष के दौरान एक तीखी झड़प हुई और उसी में सांगा ने अपनी एक आंख हमेशा के लिए खो दी थी। ओह, अपने ही भाइयों से जान का खतरा। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कहते हैं उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था। जी हाँ, और वो अजमेर के पास श्रीनगर में वहां उन्हें शरण लेनी पड़ी। करमचंद पंवार नाम के एक स्थानीय सरदार थे। उन्होंने उनकी बहुत मदद की उस मुश्किल वक्त में। हाँ। और ये जो शुरुआती संघर्ष थे, ये धोखे, ये खतरे, शायद इन्हीं चीजों ने उनके चरित्र को घड़ा। हो सकता है इसी अनुभव ने उन्हें वो जो राजपूतों की आपसी फूट थी उसकी कीमत का एहसास कराया हो, और शायद इसीलिए वो बाद में एकता के लिए इतने प्रेरित हुए। खैर, जब उनके दोनों भाई पृथ्वीराज और जयमल उनकी अलग अलग कारणों से मृत्यु हो गई, तब जाकर सांगा का रास्ता साफ हुआ और वो आखिरकार 1509 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। और यहीं से शुरू हुआ उनका वो प्रभावशाली शासनकाल, जिसने मेवाड़ को एक अभूतपूर्व शक्ति और सम्मान दिलाया। और क्या अविश्वसनीय योद्धा थे। सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 100 के करीब युद्ध लड़े। जी हाँ, 100 युद्ध। और उनके शरीर पर तलवारों, भालों, तीरों के 80 घाव थे। सोचिए जरा, 80 घाव। युद्ध में उनका एक हाथ कट गया था, एक तीर लगने से वो एक पैर से लंगड़े हो गए थे, और एक आंख तो भाइयों के साथ संघर्ष में पहली जा चुकी थी। इसके बावजूद उनका साहस, उनका लड़ने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। उनकी शारीरिक क्षमता और युद्ध भूमि में उनका नेतृत्व वाकई असाधारण था। ये सिर्फ चारणों की गाथाएं नहीं है, उनके जो समकालीन थे वो भी उनकी इस क्षमता से हैरान थे। यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुगल बादशाह बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उन्हें दक्षिण भारत के महान राजा कृष्णदेव राय के साथ उस समय का सबसे शक्तिशाली और सम्मानित भारतीय शासक माना है। हाँ, बाबरनामा में ये बहुत बड़ी बात है, खासकर दुश्मन की कलम से सुनना। बिल्कुल, वाकई। और उनकी सेना वो भी कुछ कम नहीं थी। कहते हैं कि अपने पीक पर उनकी सेना में 80,000 से ज्यादा घुड़सवार थे और 500 के करीब योद्धा थी। जी, उस जमाने के हिसाब से ये एक विशाल सेना थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि सांगा सिर्फ एक बाहुबली योद्धा ही नहीं थे, उनमें एक कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी छिपा था। उन्होंने उस समय के बिखरे हुए और अक्सर आपस में लड़ने वाले राजपूत कुलों को सिर्फ अपनी वीरता से ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि सही समय पर वैवाहिक गठबंधनों और समझौतों से भी एकजुट किया। अच्छा। कहा जाता है कि लगभग सभी प्रमुख राजपूत सरदार उनके नेतृत्व को स्वीकार कर चुके थे। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी, जिसने उन्हें दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तरी भारत का एक तरह से सर्वमान्य नेता बना दिया था। चलिए अब उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विजयों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उनकी धाक जमाई। सबसे पहले बात करते हैं
मालवा पर विजय की। गागरोन का युद्ध। 1519 में। हाँ, गागरोन। ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ एक निर्णायक जीत थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सांगा के चरित्र का एक अद्भुत पहलू दिखाता है, उनकी उदारता और वो राजपूती शान। जी, यही तो बात है। वो चाहते तो खिलजी को मार सकते थे या हमेशा के लिए कैद रख सकते थे। बिल्कुल। लेकिन सांगा ने बंदी खिलजी का पहले तो अच्छे से इलाज करवाया, उसे कई महीनों तक चित्तौड़ में सम्मान के साथ रखा और फिर अविश्वसनीय रूप से उसका राज्यों से वापस लौटा दिया। जी हाँ। यहाँ तक कि मांडू का महत्वपूर्ण किला भी उपहार में दे दिया। अपने कट्टर दुश्मन के साथ ऐसा बर्ताव कमाल है। ये उनकी दूरदर्शिता भी दिखाता है शायद। हो सकता है वो मालवा को एक मित्र या कम से कम एक कमजोर पड़ोसी के रूप में देखना चाहते हो, न कि एक स्थायी दुश्मन के रूप में। और इस व्यवहार की प्रशंसा उस समय के मुस्लिम इतिहासकारों ने भी खुलकर की है। इस जीत के बाद पूर्वी और उत्तरी मालवा, जिसमें चंदेरी जैसा रणनीतिक इलाका शामिल था, वो प्रभावी रूप से सांगा के नियंत्रण में आ गया। अच्छा। उन्होंने अपने एक वफादार सहयोगी थे मेदिनी राय, जो मालवा के ही एक शक्तिशाली सामंत थे, उन्हें चंदेरी का शासक नियुक्त कर दिया। इससे उस क्षेत्र पर उनका प्रभाव और मजबूत हो गया। तो ये मालवा की बात हुई। मालवा के बाद उनका ध्यान गुजरात सल्तनत की ओर गया। गुजरात भी उस समय एक शक्तिशाली राज्य था। हाँ, गुजरात भी काफी ताकतवर था। टकराव का मुख्य कारण बना ईडर राज्य का उत्तराधिकार का सवाल, जहां सांगा अपने समर्थकों को गद्दी कर बैठाना चाहते थे। इस मुद्दे पर उनका गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय से लंबा संघर्ष चला, करीब 1514 से 1520 तक। और इस संघर्ष में भी राणा सांगा का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने गुजरात की सेनाओं को कई लड़ाइयों में हराया। 1517 में वो अपने उम्मीदवार रायमल उनको ईडर की गद्दी पर बैठाने में सफल भी रहे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1520 में जब गुजरात के सुल्तान ने फिर ईडर पर हमला किया तो सांगा ने इसका जवाब एक बड़े हमले से दिया। वाह। उन्होंने सीधे गुजरात पर चढ़ाई कर दी। अरे वाह। जी, उनकी सेना ने अहमदाबाद, जो आज हिम्मतनगर है, और विसनगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहरों को लूटा और उत्तरी गुजरात की बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। सुल्तान की सेना को अहमदाबाद तक पीछे हटना पड़ा। तो इस अभियान ने गुजरात में भी उनकी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर दी। बिल्कुल। और फिर आता है दिल्ली सल्तनत से उनका सीधा टकराव, जो उनके बढ़ते प्रभाव और महत्वाकांक्षा को और साफ करता है। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन था, सिकंदर लोधी का बेटा। लोधी सल्तनत उस समय अंदरूनी कला और अफगान सरदारों की बगावत से जूझ रही थी और सांगा ने इस स्थिति का फायदा उठाया। बिल्कुल। पहला बड़ा और सीधा टकराव हुआ खातौली के युद्ध में, जो शायद 1517 या 1518 में लड़ा गया था। बिल्कुल। इस युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की सेना को करारी शिकस्त दी, लेकिन इस जीत की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जैसा आपने पहले बात की थी। हाँ, इसी युद्ध में तलवार के एक वार से उनका बायां हाथ कट गया था और एक तीर उनके पैर में लगा, जिससे वो जीवन भर के लिए लंगड़ाने लगे। सोचिए, इतनी गंभीर चोटों के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। यही तो उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हार मानने की बजाय उन्होंने अगले ही साल यानी 1519 में धौलपुर के पास एक और युद्ध में इब्राहिम लोधी की सेना को फिर से हराया। फिर से हराया? जी हाँ, दूसरी बार। वाह। इस दूसरी जीत के बाद तो सांगा का प्रभाव दिल्ली के और करीब आगरा के पास पीलिया खाल नामक एक छोटी नदी है, वहां तक पहुंच गया था। ये दिखाता है कि वो लगातार दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर दबाव बना रहे थे। हाँ, और इसी दौरान उन्होंने रणथंबोर जैसा वो बेहद मजबूत और रणनीतिक किला वो भी लोदियों से छीन लिया था, जो पहले मेवाड़ का ही हिस्सा था। तो एक के बाद एक इन जीतों ने मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ उन्हें निर्विवाद रूप से उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया था। बिल्कुल। इन लगातार विजयों के परिणाम स्वरूप राणा सांगा का साम्राज्य वाकई बहुत विस्तृत हो गया था। इसमें आज के राजस्थान का तो लगभग पूरा हिस्सा था ही, साथ ही मध्य प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग, गुजरात का उत्तरी भाग, हरियाणा के कुछ हिस्से, पूर्वी सिंध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके भी शामिल थे। उनका प्रभाव पश्चिम में सिंधु नदी के किनारों से लेकर पूर्व में आगरा के बाहरी इलाकों तक महसूस किया जा सकता था। जबरदस्त फैलाव था और लगभग सभी राजपूत शासक, चाहे वो मारवाड़ के राठौड़ हों, आमेर के कछवाहा या अन्य छोटे बड़े ठाकुर, उन्हें अपना नेता मानने लगे थे। जी। इसी कारण उन्हें हिंदूपत की उपाधि दी गई, जिसका मतलब है हिंदुओं का रक्षक या अधिपति। वो मध्यकालीन भारत के शायद अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे,
जिन्होंने इतने बड़े और विविध क्षेत्र पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। और एक शक्तिशाली मुस्लिम सल्तनत को सीधे चुनौती दी। और उन्होंने अपने शासन में सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं दिखाई, बल्कि अपनी प्रजा के हित में भी कदम उठाए। एक महत्वपूर्ण कदम था उन क्षेत्रों से जजिया कर को हटाना जो उनके नियंत्रण में थे। हाँ, जजिया कर। जी, ये वो धार्मिक कर था जो पहले के कई मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों पर लगाते थे। इसे हटाने से उनकी हिंदू प्रजा में उनकी लोकप्रियता और बढ़ी होगी निश्चित रूप से। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है भारतीय इतिहास का वो निर्णायक मोड़, मुगलों से सामना। 1526 में मध्य एशिया से आए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लोदी की हार और मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब उत्तर भारत में सत्ता के दो ही प्रमुख दावेदार बचे थे, नए मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा। टकराव तो लगभग तय था। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व चाहते थे। इसकी कह सकते हैं औपचारिक शुरुआत हुई बयाना के युद्ध से, फरवरी 1527 में। बयाना का किला जो आगरा के पास था, वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और सांगा के प्रभाव क्षेत्र में आता था। बाबर की सेना ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। हाँ, और यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। खानवा के मुख्य युद्ध से ठीक पहले राणा सांगा ने बयाना में बाबर द्वारा भेजी गई मुगल सेना को बुरी तरह हराया और किले पर फिर से कब्जा कर लिया। जी, ये मुगलों के खिलाफ उनकी पहली और दुर्भाग्य से आखिरी बड़ी जीत साबित हुई। बयाना की इस हार ने राजपूतों का हौसला तो आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन मुगल सेना का मनोबल बुरी तरह तोड़ दिया। बाबर की सेना के सैनिक राजपूतों की वीरता और लड़ने की शक्ति से इतने डर गए थे कि उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अच्छा। हाँ, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसे अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। उसने जिहाद का नारा दिया, सैनिकों के सामने शराब के प्याले तोड़ दिए, खुद भी शराब छोड़ने की कसम खाई और सैनिकों को बड़े भावनात्मक भाषण दिए। माहौल गरमा गया था पूरा। बिल्कुल। और फिर बयाना के लगभग एक महीने बाद ही 16 मार्च 1927 को आगरा से करीब 60 किलोमीटर पश्चिम में खानवा के मैदान में वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई जिसने उत्तर भारत का भविष्य तय कर दिया। सांगा ने इस युद्ध के लिए एक विशाल राजपूत संघ का नेतृत्व किया। इसमें मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, लगभग सभी बड़े राजपूत राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ शामिल हुए थे। हाँ, ये एक बड़ी एकता थी। यहाँ तक कि इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी के नेतृत्व में कई अफगान सरदार भी सांगा के झंडे तले आ गए थे, जो बाबर को भारत से खदेड़ना चाहते थे। जी, सांगा की सेना संख्या बल में शायद बाबर की सेना से कुछ ज्यादा थी, लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसे निर्णायक हथियार और तकनीकें थीं जिनका सामना करने के लिए राजपूत सेना तैयार नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण थीं उसकी तोपें, आर्टिलरी जिसे कहते हैं, और बंदूकें, मैचलॉक। हाँ, वो तोपें और बंदूकें। जी, मैचलॉक उस जमाने की शुरुआती बंदूकें थीं जिन्हें चलाने के लिए एक जलती हुई बत्ती का इस्तेमाल होता था। धीमी जरूर थीं, लेकिन हाथियों और करीब से लड़ने वाली राजपूत सेना के लिए घातक साबित हुईं। इसके अलावा बाबर ने पानीपत की तरह यहाँ भी तुलुगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। तुलुगमा वो क्या थी? इस नीति में सेना के कुछ तेज तर्रार घुड़सवार दस्ते दुश्मन के किनारों से घूमकर अचानक पीछे से हमला करते थे, जिससे दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती थी और वो घिर जाते थे। अच्छा, मतलब दुश्मन को घेर लेना। हाँ, एक तरह से। और इन तकनीकी फायदों के साथ साथ दुर्भाग्य से युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सांगा के एक प्रमुख सहयोगी रायसेन के शासक थे सिलहड़ी तंवर। उन्होंने विश्वासघात किया। ओ धोखा। कहा जाता है कि बाबर ने उसे लालच दिया था और वो अपनी सेना के साथ युद्ध के बीच में ही पाला बदलकर बाबर से जा मिला। ये राजपूत सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, खासकर उनके मनोबल पर। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ होगा। युद्ध बहुत भीषण था और कई घंटों तक चला। राजपूतों ने अपनी पारंपरिक वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन तोपों की मार, तुलुगमा रणनीति और ऊपर से सिलहड़ी का विश्वासघात, इसने पलड़ा बाबर के पक्ष में झुकाना शुरू कर दिया। इसी दौरान युद्ध के मैदान में नेतृत्व करते हुए राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें शायद एक तीर लगा और वो बेहोश हो गए। ओहो। उनके विश्वास पात्र साथी जैसे मारवाड़ के राजकुमार मालदेव राठौड़ और आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा,
बड़ी मुश्किल से उन्हें सुरक्षित युद्ध के मैदान से बाहर निकालने में कामयाब रहे। उनकी अनुपस्थिति में झाला अजा नामक एक सरदार ने मेवाड़ का राजसी छत्र धारण कर युद्ध जारी रखने की कोशिश की ताकि सेना का मनोबल बना रहे, लेकिन राणा के हटते ही राजपूत सेना की हिम्मत जवाब दे गई। अंततः खानवा में राजपूतों की निर्णायक हार हुई। ये हार सिर्फ मेवाड़ या राणा सांगा की हार नहीं थी, बल्कि ये उस राजपूत संघ की हार थी जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। इस हार ने उत्तर भारत में मुगल प्रभुत्व की नींव को बेहद मजबूती से स्थापित कर दिया और राजपूतों की शक्ति को एक गहरा आघात पहुंचाया, जिससे वो शायद फिर कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। सही कहा। युद्ध में घायल होने और हार के बाद राणा सांगा को पहले बसवा ले जाया गया। जब उन्हें होश आया और उन्हें खानवा की हार और अपने साथियों की शहादत का पता चला, तो वो बेहद दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने एक कठोर शपथ ली कि जब तक वो बाबर को हराकर चित्तौड़ को कलंक मुक्त नहीं कर लेते, वो वापस चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पगड़ी पहनना भी छोड़ दिया था और सिर पर बस एक साधारण कपड़ा लपेटने लगे थे, जो उनके शोक और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। स्वास्थ्य थोड़ा सुधरते ही उन्होंने फिर से सेना संगठित करनी शुरू कर दी। उनका इरादा शायद चंदेरी पर बाबर के संभावित हमले के खिलाफ अपने सहयोगी मेदिनी राय की मदद करना था और फिर बाबर से एक और निर्णायक युद्ध लड़ना था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ये इच्छा पूरी न हो सकी। जनवरी 1528 में जब वो अपनी सेना के साथ कालपी, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है, के पास एरिच नामक स्थान पर डेरा डाले हुए थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। एक ऐसे अजय योद्धा का ऐसा रहस्यमय अंत, इस पर भी कई बातें कही जाती हैं, है ना? जी हाँ। सबसे प्रचलित मत यही है कि उनके ही कुछ सामंत सरदार, जो बाबर की तोपों और युद्ध नीति से घबरा गए थे और एक और विनाशकारी युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने ही राणा को भोजन में जहर दे दिया था। कितना दुखद और विडंबनापूर्ण अंत है, अगर ये सच है तो। अपने ही लोगों द्वारा। हाँ, ये उनके जैसे योद्धा के लिए एक अत्यंत दुखद अंत था। लेकिन उनकी विरासत उनकी हार से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी विरासत है अदम्य साहस, अटूट दृढ़ संकल्प, राजपूती गौरव की पराकाष्ठा और बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ कभी न झुकने वाले प्रतिरोध की। बिल्कुल। भले ही वो खानवा में हार गए, लेकिन उन्होंने जिस अभूतपूर्व एकता और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया, उसने आने वाली पीढ़ियों को, विशेषकर उन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं को गहराई तक प्रेरित किया। निश्चित रूप से उन्हें आज भी मेवाड़ के सबसे प्रतापी और वीर शासकों में गिना जाता है। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति, समृद्धि और सम्मान के शिखर पर पहुंचा था। जी। तो ये थे महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा, वो योद्धा राजा जिनके शरीर पर लगे 80 घाव सिर्फ जख्म नहीं थे, बल्कि उनकी अदम्य भावना, उनके लड़े गए अनगिनत युद्धों और उनके अटूट संकल्प की कहानी कहते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची वीरता सिर्फ जीत में नहीं, बल्कि हार के बाद भी उठ खड़े होने और कभी हार न मानने वाले जज्बे में निहित होती है। बिल्कुल सटीक कहा। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। राणा सांगा ने जिस राजपूत एकता का सपना देखा था और जिसे उन्होंने कुछ हद तक साकार भी कर दिखाया था, अगर वो स्थायी रूप ले पाती, अगर खानवा में विश्वासघात ना हुआ होता, या अगर राजपूतों के पास भी समय रहते बाबर जैसी नई युद्ध तकनीकें आ गई होती, तो क्या उत्तर भारत का इतिहास कुछ अलग होता? सोचने वाली बात है। उनकी कहानी हमें नेतृत्व की शक्ति, एकता के महत्व और बदलती हुई युद्ध तकनीकों के इतिहास पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।